अस्सलाम वालेकुम जी। आज के शो में हम आपके सामने एक ऐसी शख्सियत को लेकर आए हैं, जिनको आप बहुत देखते हैं, हमारे प्लेटफ़ॉर्म से बहुत देखते हैं। मैं चाहता तो हूँ कि मैं उनका तारुफ़ बहुत ज़्यादा भारी भरकम अंदाज़ में करवाऊँ क्योंकि वो शख्सियत इतनी ज़्यादा खुद भारी भरकम है। माशाअल्लाह उनके पास जो नॉलेज है, जो उनका बैकग्राउंड है जिस अंदाज़ से वो बात करते हैं, जिस अंदाज़ से वो समझाते हैं चीज़ों को, उस्ताद भी रहे हमारे, हमारे दोस्त भी हैं, हमारे बड़े भाई भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। हमारी टीम का हिस्सा हैं, हमारे बड़े हैं, अगरचे वो बुज़ुर्ग कहने पे नाराज़ हो जाते हैं। तो मैं आपका तारुफ़ करवाता हूँ सर शकील अनवर कमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? बहुत-बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम निकाला अपनी मसरूफ़ियात में से हमारे लिए। नहीं, थैंक यू नवीद, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर एंड आई एम ऑनर्ड, थैंक यू वेरी मच। चलिए ग्रेट। सर मुझे ये बताइएगा शकील साहब कि लोग ये जानना चाहते हैं सबसे पहले आपने बहुत कराची को एक्सप्लेन किया, इकोनॉमी को एक्सप्लेन किया, आपने के समझाने का अंदाज़ बहुत ज़बरदस्त है। थोड़ा बताइए अपने बैकग्राउंड के हवाले से कि आपने अपने सफ़र का आगाज़ कहाँ से किया, तालीम कहाँ से हासिल की? इब्तदाई ज़िंदगी ज़ाहिर है कराची आइट हूँ मैं और आई एम अ प्राउड कराची वाला। कराची में ही अपनी ज़िंदगी का आगाज़ हुआ। स्कूलिंग कराची से गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट दिल्ली स्कूल से मैंने मैट्रिक किया। उसके बाद मैं नेशनल कॉलेज गया, उसके बाद मैं कराची यूनिवर्सिटी आ गया जो मेरे मादर-ए-इल्मी है। जामिया कराची में से मैंने बीएससी ऑनर्स किया इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स में। फिर मैंने मास्टर्स किया कराची यूनिवर्सिटी से ही, एमएससी इकोनॉमिक्स हूँ मैं। और इट्स अ मेमोरेबल जर्नी और मेरी लर्निंग सब कुछ मैं समझता हूँ कि मेरी स्कूल से लेके यूनिवर्सिटी तक जो कुछ हुई है वो मेरे लिए मशाल राह है, जिसकी बुनियाद पर मैं आज जितने कॉन्फिडेंस के साथ बहुत बिल्कुल। सारे प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारी जगहों पे नज़र आता हूँ। तो ये मुझे कराची यूनिवर्सिटी ने ही दिया है। और कराची यूनिवर्सिटी आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी रही है और कराची यूनिवर्सिटी ने बड़े-बड़े सपूत पैदा किए हैं। बिल्कुल ऐसे और एक ऐसी दरसगाह है जहाँ पर ना सिर्फ इल्म का ख़जाना मिलता था, बल्कि वहाँ पर आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ और यूनियन और दीगर इतनी बड़ी मतलब बड़ा कैनवस है कराची यूनिवर्सिटी, जिसने स्टूडेंट्स को बहुत ग्रूम किया है। नो उनके अंदर डाउट। कॉन्फिडेंस लेकर के आया, उनको इल्म का रास्ता भी दिया और साथ-साथ उनको बहुत सारी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल और आज कराची यूनिवर्सिटी के लोग पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि मुल्क भर पूरी में, दुनिया में। दुनिया में कहाँ-कहाँ बिल्कुल। बैठे हुए हैं। मैं आई एम प्राउड टू बी अ कराची सर वो यूनिवर्सिटी कहते हैं स्टूडेंट। कि कराची यूनिवर्सिटी की फ़िज़ा बहुत रोमानवी फ़िज़ा है, बहुत रोमान है वहाँ पे। तो उस सर कोई अफ़ेयर तो रहा होगा आपका? हाँ, ये जो है ये बड़ा ही एक वो कहूँगा मैं इसको कि रिग्रेटफुल लाइफ रही वो इस हवाले से मेरी। लेकिन कराची यूनिवर्सिटी नो डाउट बड़ी रोमान परवर जगह है, बड़ी रोमानवी उसकी जो है ना तिलस्माती उसकी ज़िंदगी जगह है वो, जहाँ पर पुराने-पुराने मतलब जिसको कहते हैं ना कि बरसों पुराने बरगद के दरख्त हैं और वाह! बड़े-बड़े खूबसूरत लैंडस्केप है, बहुत बड़ी जगह है। तो वहाँ पर मेरा तो मैं समझता हूँ कि कौन-सा पल ऐसा नहीं है जो मेरा गुज़रा है कराची यूनिवर्सिटी में। आमतौर पे लोग दरसगाह जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, तो वो सुबह जाते हैं, दोपहर को या शाम को वापस आ वापस आ जाते हैं। जाते हैं। हमने तो रात का 3 बजे भी कराची यूनिवर्सिटी में गुज़ारा है, सुबह का 5 बजे भी गुज़ारा है, शाम की भी हमने एन्जॉय की है और रातें भी एन्जॉय की हैं। क्योंकि हम हॉस्टल्स में भी रहते थे, अच्छा। दोस्तों के साथ, कभी उनके पास भी चले जाते थे। तो कराची यूनिवर्सिटी इज़ अ तो उस मेमोरेबल ज़माने का प्लेस। कराची तो सर बहुत पुरअशोक कराची था। यस, अनफॉर्चुनेटली कराची यूनिवर्सिटी जो मेरा टाइम गुजरा है 1986 से लेके 91 तक का, इसमें हमने कराची यूनिवर्सिटी में भी बहुत कुछ देखा हुँ। और बहुत बुरा भी देखा, शहर सच्ची में भी बात ये हालात है। देखे होंगे। और शहर भी एक अजीब सी सनसनी से गुजर रहा था, एक अजीब से हालात से गुजर रहा था, जो कि बिल्कुल नाकाबिले बयान है। और हमने कराची के अंदर जो उन हालात में, उन दिनों में जो कत्ल गारत भी देखी, उसके अलावा कर्फ्यूज़ देखे, लॉ एंड ऑर्डर नो बहुत डाउट। डिस्टर्ब रहा और वायलेंस बहुत रहा। बिल्कुल। और हम उन हालात में हमने परवरिश पाई है और अपने आप को वहाँ से निकाल के लाए हैं। तो तो सर तालीम मुकम्मल करने के बाद फिर आप शोबाए इक़्तिसादियात से वाबस्ता हो गए? नहीं, मैंने आपको बताया जैसे कि मैंने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स किया, में तो किया आपने। ज़ाहिर है मेरे लिए ऑप्शंस ये थे कि मैं किसी बैंक में चला जाता, कैपिटल बिल्कुल। मार्केट्स में चला जाता। तो ऑब्वियसली मैंने अपनी इब्तदाई तौर पर जो है मैंने एक इंटरनेशनल कंपनी को जॉइन किया था, जो कि पाकिस्तान में बैठ कर के ग्लोबल काम न्यूयॉर्क करते थे। स्टॉक एक्सचेंज ओके। में और शिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज में ट्रेड करते थे। हुँ। तो मुझे वहाँ बड़ा एक इंटरनेशनल एक्सपोज़र
फ्रॉम द बिगिनिंग ही मिल गया। और ठीक है। मैं पाकिस्तान की मार्केट को मैंने एक्सप्लोर बाद में किया और इंटरनेशनल मार्केट मैंने पहले एक्सप्लोर कर ली। जबरदस्त। तो आई नो एट दैट टाइम कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में कौन कौन से शेयर्स लॉन्च हो रहे थे, सीएमई का क्या कैरेक्टर था, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड में किस तरह से ट्रेडिंग होती थी। और आप जानते हैं कि शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड सबसे No doubt। कदीम ट्रेड बिल्कुल की जगह है, बिल्कुल। जहां पर ट्रेडिंग की बुनियाद रखी गई थी, समझ लीजिए आप। और स्टॉक मार्केट की भी बुनियाद वहीं से रखी गई थी। और फिर ऑल अराउंड द वर्ल्ड दुनिया में ट्रेडिंग का रुझान किस तरह से फैला और किस तरह से पब्लिक लिमिटेड कंपनीज लिस्टेड होती रही। और फिर मैं वहाँ पर एक कलील वक्त गुजार करके फिर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आ गया। पाकिस्तान में कराची स्टॉक एक्सचेंज एट दैट टाइम इट वाज नोन एज कराची स्टॉक एक्सचेंज। बिल्कुल। और कराची स्टॉक एक्सचेंज में मैंने अपना उम्र का काफ़ी हिस्सा वहाँ गुजारा और बहुत ज़बरदस्त तेजियाँ मंदियाँ देखी। आप ये समझ लीजिए कि 26 ईयर्स मैंने कराची स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अपना गुजारा। और पूरी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जिसमें हम आउटक्राई सिस्टम होता था हमारे यहाँ, हम बोलियां लगाते थे। आप एक ज़माने में, अब जाहिर है जब आपने मुझे इतना पुराना डिक्लेयर कर दिया है तो उस ज़माने में कोई बिजनेस न्यूज़ चैनल्स तो होते नहीं थे, बाजार तो लगता था, हाँ, मंडी तो लगती 9 थी। बजे की खबरों के बाद एक छोटा सा सेगमेंट आता था तिजारती खबरों का, पीटीवी के ऊपर। बिल्कुल। तो उसमें वो बताए जाते थे कि जी आज इतने शेयर्स का भाव में तेजी रही और इतने में मंदी रही। तो वो कराची स्टॉक एक्सचेंज के भी थोड़ा सा ग्लिम्स देते थे और इसके अलावा कॉटन एक्सचेंज के भी रेट्स दिया करते थे। और कोई ऑप्शन था नहीं। लेकिन जब आगे हम जाते हैं 98, 99, 2000 के बाद फिर मीडिया आना शुरू किया और उसके बाद प्राइवेट चैनल्स आने लगे, तो लोगों को बिजनेस न्यूज़ और इन सब चीज़ों से आगाही हासिल हुई। जबरदस्त। और इसके बाद आप आ गए पढ़ाने की तरफ। नहीं, पढ़ाने में मैं बड़ी देर से आया। अच्छा। और इस बात का मुझे रिग्रेट भी है, क्योंकि मैं तो वो कहते हैं ना कि वो पढ़ाई करते हुए ही मैंने सोचा था कि मैं एमफिल कर लूँगा या मैं आगे चला जाऊँगा। अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च सेंटर से मैंने दाखिला भी अप्लाई कर दिया था। तो है फिर हमें तलाश माश में लगना था, हमारी जिम्मेदारियां ज़्यादा थी, तो हम फिर उसमें लग गए। मास्टर्स करने के फ़ौरन बाद ही अपने कैरियर के लिए और अपनी नौकरी की तलाश में लग गए। और कराची यूनिवर्सिटी से आई चौधरीगढ़ रोड तक का सफ़र, टावर, माशाल्लाह, बस एक दुनिया है। और फिर मैं समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान का वॉल स्ट्रीट है, जिसे आई चौधरीगढ़ रोड है कहते हैं, जहाँ स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ नेशनल बैंक है, जहाँ तमाम बैंकों के हेड ऑफिसेज हैं, तो आई चौधरीगढ़ इज द वॉल स्ट्रीट ऑफ पाकिस्तान। नो डाउट, नो डाउट। तो सर इसके बाद फिर हमने आप हमारे साथ भी हाँ, मैं स्टॉक मार्केट में 25 साल, तकरीबन 24-25 साल काम करता रहा। 2008 में मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर, और बल्कि वर्ल्ड अराउंड ही, आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ, रिसेशनरी टाइम था और स्टॉक मार्केट बहुत बड़े क्राइसिस में पाकिस्तान में भी आ गई। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा डिवर्सिफाई किया। मैं फिर एक जर्मन कंपनी के साथ पाकिस्तान में मुंसलिक हो गया। उनका हेड था पाकिस्तान के अंदर, जनरल मैनेजर था, और हम ट्रांसपोर्ट करते थे आयरन ओर और कोल पाकिस्तान स्टील के लिए। और इसके अलावा हम शिप ओनर्स थे और फ्रेट्स ऑपरेट करते थे, हम लॉजिस्टिक्स करते थे बाय सी। बहुत ज़्यादा है, अपने तो एक डाइवर्सिफाई किस्म के काम में चले गए। तो वहाँ से उसके बाद फिर मैं जो हूँ वापस फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई इंटरनेशनल कंपनी का एग्जिस्ट करना एक बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि पाकिस्तान, आज जानते हैं कि इसकी जो ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी हमेशा रहती है। आजकल हम कहते हैं कि जी बहुत पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, तो भाई पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी किस दौर में नहीं थी। मैं भी यही कहता हूँ सर। मैं उस ज़माने में भी यही था। और बहुत सारे इंटरनेशनल हम पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स लेकर के आना चाहते थे, लेकिन यहाँ के जो मामलात थे उससे गोरा घबरा गया और उसने वाइंड अप किया यहाँ से। तो फिर मैं पढ़ाने लग गया। आप फिर वहाँ से हमने शकील साहब को कैच किया, और शकील साहब जो हैं वो हमारे साथ हमारी टीम का हिस्सा बने, और शकील साहब जो है अब लीड करते हैं रियल एस्टेट को। तो अब हम आएंगे रियल एस्टेट के ऊपर। तो सर ये बताइए कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है आपकी रियल एस्टेट से रिलेटेड, इस पे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बयान कीजिए पहले। अच्छा, स्टॉक मार्केट देखिए, मैं था ही शुरू से इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी की फील्ड के अंदर। आई बीन इन द कैपिटल मार्केट्स सिंस लॉन्ग। तो मुझे तो तेजी मंदी आती है ना, मुझे तो धंधा आता था। मैं तो खरीदना और बेचने का ही काम करता था, एडवाइसेस करता था, रिसर्च एनालिसिस करता था और ट्रेडिंग करता था। एट दैट टाइम हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी होते थे, कॉर्पोरेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस भी होते थे। एट दैट टाइम EOBI, NIT, ICP, ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे पाकिस्तान के। इसके बाद प्राइवेट सेक्टर तो बाद में आया है।
म्यूचुअल फंड्स बाद में बने। तो मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी में तो था ही इन्वॉल्व। तो मुझे ये फ़ायदा उसका ये हुआ कि रियल एस्टेट मैंने सोची नहीं थी कभी भी कि मैं कोई रियल एस्टेट करूँगा। और सच्ची बात ये कि इतना ज़्यादा रुझान भी नहीं था। बिल्कुल। लोग मैं अनफॉर्चुनेटली कहें या फॉर्चुनेटली कहें कि मुझे घर बनाना पड़ा अपना। अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना घर बनाया। जब मैं 2008 में अपनी घर बना के अपना घर बना के शिफ्ट हुआ, तो वहीं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी थी वो, चूँकि तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बड़ों ने जो है वो मुझे बिठा दिया कि भाई अच्छा। आप यहाँ के सेक्रेटरी बन जाएं, यहाँ के मेंबर बन जाएं, यहाँ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में आ जाएं। तो मैं उनका मेंबर बन गया। तो फिर मुझे समझ में आया कि हाउ किस तरह से ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी हो रही है, किस तरह से लीज़ हो रही है, क्या क्या मसाइल होते हैं। तो मैं सेक्रेटरी रहा अपनी सोसाइटी का, तो मुझे समझ में आ गई कि क्या क्या मामलात हैं, कागजी कार्रवाइयाँ कैसी होती हैं, सरकारी मामलात क्या क्या होते हैं, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या किरदार है, सोसाइटीज़ किस तरह से काम करती हैं, पाकिस्तान में प्राइवेट बिल्डर्स किस तरह से काम करते हैं, और गवर्नमेंट के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से काम करते हैं। बिल्कुल सही। तो वो थोड़ा आइडिया तो था ही। और पाकिस्तान में आप जानते ही हैं कि इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ बहुत गिने चुने हैं। अब जाहिर है जो डेवलप्ड वर्ल्ड है वहाँ तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ हैं। हमारे यहाँ तो लोग कमेटियाँ डालते थे, ख़वातीन, फिर जो लोग कुछ गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते प्राइस थे, बॉन्ड ले लें आप, बैंक में पैसा रखते थे, और बैंक के अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स होती थी, गवर्नमेंट की स्कीम्स थी, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट्स लेते थे, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स लेते थे लोग। तो उसके अलावा कोई ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं। स्टॉक मार्केट में अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की बेहतरीन स्टॉक मार्केट है, लेकिन उसके बावजूद भी जो क्लाइंट बेस्ड है, इन्वेस्टर बेस्ड है, ये 20-22 करोड़ नफूस का ये मुल्क है, और उसमें सिर्फ 2.5 लाख लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और उसमें से भी एक्टिव प्लेयर्स पता नहीं कितने हैं, मैं आपको क्या बताऊं। तो रियल एस्टेट हमेशा से एक बड़ा एवेन्यू रहा है, क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन के साथ और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे जैसे लोगों का बढ़ता है, तो नेचुरली लोगों को घर चाहिए। बिल्कुल। तो मैं रियल एस्टेट में इस तरह से इन्वॉल्व होता चला गया आप लोगों के साथ कि हम और आप, मुझे आपको याद है कि आपने मुझे फंसाया है। आपने मुझे फंसाया ऐसे कि आपने कोर्स लॉन्च कर दिया कि जी रियल एस्टेट मैनेजमेंट पढ़ाते हैं और शकील साहब आप पढ़ाएंगे। तो मैं इस तरह से काबू आ गया आपके, और हमने फिर मिल करके वो कोर्स लॉन्च किया। हमने डिजिटल मीडिया मार्केटिंग पढ़ाई, खुद बहुत रिसर्च की, पहले खुद रिसर्च की, कोर्स आउटलाइन बनाया आपने और हमने मिलके, और वो सक्सेसफुली हमने अल्लाह का शुक्र किया, और फिर हम रियल एस्टेट में आ गए। अच्छा ये बताइए, आप कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मेंबर रहे, उनकी मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर रहे आप, तो इस पे काफ़ी स्कैंडल्स सुनने को आते हैं, अखबारात का हिस्सा बनते हैं कि जी यहाँ बहुत मसाइल हैं पूरे पाकिस्तान के कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के ऊपर भी। तो इसके पीछे क्या बेसिक वजह आप देखते हैं? देखिए, पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियल एस्टेट है या प्रॉपर्टी मार्केट है वो किस तरह से डेवलप है। देखिए, एक तो ये होती है कि गवर्नमेंट कराची, जैसे हम कराची में 1954 में KDA का क़याम अमल में आया गया और कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई गई। उसका काम ये था कि ये पूरे शहर के अंदर किस तरह से डेवलपमेंट को इन्हांस किया जाए। तो KDA ने स्कीम्स शुरू की, KDA स्कीम नंबर 1, KDA स्कीम नंबर 2, और आज KDA स्कीम नंबर 54 तक है। ठीक है, तो अब इतनी स्कीम्स, जाहिर है शहर बढ़ता चला गया आबादी के साथ साथ। कराची गरीब परवर शहर है। कराची को आबाद किया था 1947 में आने वाले महाजिरीन ने, और उसके बाद कराची बीइंग अ पोर्ट सिटी, इट हैज़ द मतलब वाइब्रेंट सिटी है। कराची के अंदर बड़ी पूरा पाकिस्तान का सबसे बड़ा टैक्स पेयर सिटी है। पाकिस्तान का भर से लोग यहाँ तालीम हासिल करने के लिए, रोज़गार हासिल करने आते हैं। तो लामहला लोगों को रिहाइश की ज़रूरत तो है। तो एट दैट टाइम 1925 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, एक्ट के तहत कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क़याम अमल में लाया गया था। पूरे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में भी था ये। तो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है अंजुमन इमदाद बाहमी, समझ लीजिए कि मैंने और आपने मिलकर के एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का क़याम शुरू किया। हमने उसके बारे में सोचा और गवर्नमेंट से वो लैंड खरीद ली, या कहीं से हमने वो लैंड खरीदी, आबादकारी हो रही थी। अब फिर उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटीज उसको खुद डेवलप करती हैं, गवर्नमेंट वहां तक नहीं आती है। गवर्नमेंट सिर्फ और सिर्फ उनको ज़मीन की अवेलेबिलिटी तक और उनके मामला तक रहती है। उसके बाद उसके दरवाजे तक वो आपको पानी का कनेक्शन या सीवरेज का कनेक्शन पहुंचा देती है। इंटरनल डेवलपमेंट पूरी की पूरी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जो सड़कें बनेंगी, जो सब कुछ सीवरेज, ये खुद करना पड़ेगा, सब अंदर करना पड़ेगा आपको, और तमाम तर एमिनिटीज आपको बनानी पड़ेंगी। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बायलॉज हैं
और अकॉर्डिंग टू द बायलॉज दे हैव टू एक्ट। उनकी एक इलेक्टेड बॉडी होती है, हर साल उनको ऑडिट अकाउंट्स करने होते हैं, हर साल सालाना हिसाबात देने होते हैं, और सेक्रेटरी का, खजांची का, प्रेसिडेंट का, चेयरमैन का इलेक्शन होता है, गवर्निंग बॉडी का इलेक्शन होता है, ताकि एक सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चला जाए। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज अ बिजनेस, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि उसकी जो इनकम सोर्स है वो ट्रांसफर ऑफ प्लॉट से, ट्रांसफर फीस की सूरत में वो हासिल करती है, और उसके अलावा जो उसके पास कमर्शियल प्लॉट्स होते हैं उसका वो ऑक्शन करके डेवलपमेंट के ऊपर अखराजात करती है। तो दैट्स हाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज चलती हैं। हाँ, अब ये है कि अच्छा, दूसरा एक और पहलू है, दूसरी तरीके से जो डेवलपमेंट होती है, एक तो गवर्नमेंट डेवलप करती है, गवर्नमेंट को स्कीम लॉन्च करती है। जैसे कराची के अंदर गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम लॉन्च की, हॉक्स बे स्कीम, बिल्कुल, तेसर टाउन, और बहुत सारी स्कीम है, लेकिन गवर्नमेंट किसी तरह से भी डिलीवर करने में कामयाब नहीं हुई। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर डिलीवर करती तो लोगों को लो कॉस्ट पर अच्छी रिहाइश मिल सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने नहीं किया। तो तीसरा फैक्टर क्रिएट हुआ, और वो था प्राइवेट डेवलपर का, और गैप मार्केट में बहुत बड़ा हो गया, तो नेचुरली प्राइवेट बिल्डर ने और डेवलपर ने उस गैप को फिल किया, और प्राइवेट डेवलपर्स ने जमीनें खरीदना शुरू की, गवर्नमेंट से लैंड लिया, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लैंड लिया, प्राइवेट मौरूसी लैंड लिया, और उसके बाद उसको वहां डेवलप किया, वहां सोसाइटीज बनाई वहां पर। और कराची वाहिद सबसे पहला शहर है, कराची आप जानते हैं इट्स अ ट्रेंड सेटर। कराची से ही फैशन का इब्तदा होता था, इब्तदा होती थी कि पहला ट्रेंड सेट कराची से होता था हमेशा, एजुकेशन का, फैशन का, फिल्म का, हर चीज का ट्रेंड जो है वो कराची सेट करता था। तो कराची रियल एस्टेट के अंदर वर्टिकल स्ट्रक्चर का ट्रेंड सेटर भी है, बिल्कुल सही। और कराची के अंदर ही आपको हाई राइजेस मिलती हैं। एट दैट टाइम 1970s, अर्ली 70s के अंदर आपको बताऊं मैं कि अल आज़म स्क्वायर बना, अल करम स्क्वायर बना, इसके अलावा हसन स्क्वायर बना। सर, हबीब बैंक की बिल्डिंग 92 तक एशिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग रही है जी। वो तो एक कमर्शियल बिल्डिंग थी, मतलब रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को फ्लैट का जो कॉन्सेप्ट है वो कराची ने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया, और अब लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी बन रहा है। एक सेकंड में ये पूछना चाहूंगा कि फ्लैट का जो कल्चर आया और पंजाब में नहीं गया, उसकी एक वजह ये भी दी जाती है कि कराची के अंदर हालात थोड़े से इस तरह के रहे कि लोगों ने अपने आप को सिक्योर महसूस करने के लिए अपार्टमेंट्स ले लिए। अच्छा, ये बात की बात है। अच्छा, सिक्योरिटी कंसर्न तो बाद में पैदा हुआ, फ्लैट्स तो 70s से बनना शुरू हो गए थे, बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि कराची डेंसली पॉपुलेटेड होता चला गया, क्योंकि कराची में मास माइग्रेशन हुई है हमेशा। कराची के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बाद में बना है, लोग पहले पहुंचे, तो अब उनकी जरूरतों के मुताबिक लो कॉस्ट लिविंग कैसे क्रिएट की जाए। जमीन दिन ब दिन महंगी होती जा रही थी, हर एक 120 गज का, 240 गज का या 400 गज का मकान नहीं बना सकता था, तो बिल्डर्स ने यहां पर वर्टिकल स्ट्रक्चर खड़ा करना शुरू किया, और कमर्शियल लैंड के ऊपर उन्होंने फ्लैट्स बनाने शुरू किए, जो कि लोगों को लो कॉस्ट भी पड़ रहे थे, सस्ते भी मिल रहे थे, और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको गेटेड कम्युनिटी मिल रही थी। ये एक ऑप्शन था। मैं समझता हूँ इसकी मेन वजह लो कॉस्ट थी। लो कॉस्ट। अच्छा सर, ये बताइए, बहुत अच्छी गुफ्तगू आप से हो रही है माशाल्लाह, इतनी इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हैं, इतना आपका एक्सपीरियंस है। ये बताइए कि अभी पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन चल रही है, और ये बार बार ऐसी बातें और अफवाहें सुनने को मिलती हैं कि शायद इकोनॉमिक एमरजेंसी नाफिज कर दी जाएगी, और इसका एक इम्पैक्ट हम रियल स्टेट पे देख रहे हैं, इस तरह के र्यूमर्स का कि प्रॉपर्टी जो है वो पिछले 1 आध साल से काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रही है। उसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं। इस पे थोड़ी सी अपनी राय का इज़हार कीजिए। देखिए, ये बड़ा एक तो इस वक्त तो सबका ही ये सवाल है, एवरीबॉडी इज आस्किंग अबाउट इकोनॉमी, ठीक है। इसमें जो एक हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम ज़्यादा है, हमें जो महसूस हो रही है, वो ये, उसकी वजह है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ठीक है, क्योंकि बहरहाल इकोनॉमी इज ड्रिवन बाय द पॉलिटिकल फोर्सेस, गवर्नमेंट उसको रन करती है। अगर पाकिस्तान के अंदर गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होगी, पाकिस्तान में सियासी तौर पर गैर यकीनी सूरत हाल रहेगी, तो मईशत कैसे इस्तेहकाम पा सकेगी। सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इकोनॉमिक क्राइसिस जो इस वक्त नज़र आ रहा है वो ऑल अराउंड द वर्ल्ड है। अब मैं आपको छोटी सी तफसील से बताता हूं, ताकि आपके सुनने वाले ज़्यादा बेहतर समझ सकें, और सब जानते भी हैं, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा। बात यह है कि पोस्ट कोविड जो सिचुएशन थी उसने शैटर कर दिया था इकोनॉमीज़ को। कोविड के बाद से लोग अपने आप को संभाल ही रहे थे। हमारे यहाँ पाकिस्तान में उस वक्त पीटीआई की, इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उन्होंने कुछ ऐसे मेजर्स लिए जो उसने इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए बेहतरी पैदा की। सही है। उन्होंने ड्रास्टिकली इंटरेस्ट रेट डाउन कर दिया, ठीक है। 2019 में
आप जानते हैं कि 2020 से पहले पहले 13.25% इंटरेस्ट रेट पाकिस्तान में स्टेट बैंक का था। सही है। उन्होंने उसको स्लैश करते हुए 6% पर लेकर के आए ताकि इकोनॉमिक रिवाइवल हो सके और लोगों को कॉस्ट ऑफ बोरोइंग सस्ती हो जाए। जब कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम होगी तो मईशत का पहिया किसी ना किसी तरह से चलेगा। दूसरा काम उन्होंने ये किया कि एमनेस्टी डिक्लेयर की कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर। इसकी वजह से रियल एस्टेट में पैसा ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी आया और एमनेस्टी की वजह से काफी पैसा जो कि ग्रे मनी था या ब्लैक मनी था वो भी रियल एस्टेट में आया और हमने फिर दोबारा इकोनॉमी को और रियल एस्टेट को स्पेशली संभलते हुए देखा। लेकिन ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं था। फिर अल्टीमेटली पाकिस्तान के ऊपर डेट बर्डन भी बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान आपको पता है कि आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक का बहुत ज़्यादा कर्ज मकरूज है और पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त जो सूरत हाल है वो उसमें जो सबसे बड़ा क्राइसिस है वो है एनर्जी क्राइसिस का। और एनर्जी क्राइसिस भी पूरी दुनिया में है। इस वक्त जो सूरत हाल है पूरी दुनिया में, आपको मैं बताऊं कि यूके, यूरोप इस वक्त शदीद बहरान का शिकार है क्योंकि विंटर इस वक्त है और सख्त सर्दी शुरू हो चुकी है। उन इलाकों के अंदर बर्फबारी हो रही है और उनके पास एनर्जी सोर्सेस कम है क्योंकि वो यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से फिर एनर्जी का क्राइसिस पैदा हो गया। वहां से मिल नहीं पा रही उनको एनर्जी और नेटो के मुमालिक के ऊपर सख्ती हो गई है और रशिया के ऊपर सैंक्शंस की वजह से बहुत मुश्किलात हो रही है। अब उसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी इंपोर्ट फ्यूल की है। हम क्रूड ऑयल मंगाते हैं सबसे ज़्यादा और हमारा सबसे ज़्यादा डॉलर जो है वो क्रूड ऑयल पे खर्च होता है। और हमने पिछले मुशर्रफ के टाइम को हम बहुत अच्छा गोल्डन एरा कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन वो ट्रेडिंग इकोनॉमी बना दी उन्होंने और इंपोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्हिसार कर दिया। पैसा आ रहा था, लोग फ्लरिश कर रहे थे, इंटरेस्ट रेट कम थे, दबा के काम हो रहा था, सब्सिडी मिल रही थी, धड़ इंपोर्ट पे इंपोर्ट हुए जा रही थी। अब इंपोर्ट्स बर्डन इतना बढ़ गया है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत बढ़ गया है। हमारी एक्सपोर्ट 25 अरब डॉलर से ऊपर नहीं जा सकी और आज हम 60 अरब डॉलर तक अपनी इंपोर्ट लेके चले गए। अब हमने गुज़िश्ता 7-8 महीने के अंदर, बल्कि खान साहब ने भी कोशिश की कि इमरान खान साहब की हुकूमत में भी कि इंपोर्ट को कर्व किया जाए, आइटम्स को रोका। उन्होंने आपके इंपोर्टेड कार्स पे पाबंदी लगाई और फिर लग्जरी आइटम्स गुड्स के ऊपर पाबंदी लगाई गवर्नमेंट्स ने, जिसकी वजह से इंपोर्ट थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन मसला ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है पाकिस्तान के अंदर, जो फैक्ट्रियां एक्सपोर्ट आइटम्स बनाती हैं वो भी रॉ मटेरियल तो इंपोर्ट करती हैं, मशीनरी इंपोर्ट करती हैं। तो इस सूरत हाल की वजह से इस वक्त क्राइसिस है। स्टील की जो प्राइसेस है वो इसी वजह से ऊपर जा रही है? नहीं, स्टील की प्राइसेस तो ऑल राउंड द वर्ल्ड बढ़ रही है क्योंकि चाइना ने अपनी प्रोडक्शन जो है ना वो स्लैश कर दी है, जिसकी कोविड के टाइम से जब उसकी प्रोडक्शन डाउन हुई है तो उसके बाद से स्टील की प्राइसेस बढ़ती चली जा रही है। अच्छा, पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एक स्टील मिल थी जो कि स्टेट ओन करती थी, पाकिस्तान स्टील मिल, वो 0% प्रोडक्शन पर गुज़िश्ता कई सालों से चल रही है, 10 साल से ज्यादा उसमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रही है और एक सफेद हाथी है जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उसको पाल रही है, टैक्स पेयर के पैसों से वहां उसको तनख्वाहें दी जाती है। बहरहाल इट्स अ डिफरेंट डिबेट। अब मसला ये है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक क्राइसिस है उसमें इन्फ्लेशन पाकिस्तान में भी है, दुनिया भर में भी है, इंपोर्टेड आइटम महंगी होती चली जा रही है, लॉजिस्टिक महंगी हो गई है फ्यूल प्राइसेस की वजह से। अल्लाह का शुक्र है कि इंटरनेशनल फ्यूल प्राइसेस $90 के नीचे आ गई हैं तो पाकिस्तान के अंदर उसका अभी इतना इम्पैक्ट नहीं आ रहा। लेकिन आईएमएफ आपको मुस्तकिल कह रहा है कि आप सब्सिडीज कम करें, आप बिजली की कीमतें बढ़ाएं। अब इस वक्त आप बताएं कि आज हमारे मुल्क के अंदर लोएस्ट 8 साल का लोएस्ट लेवल ऑफ रिजर्व्स हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स 6.7 बिलियन डॉलर थे और गुज़िश्ता एक हफ्ते में $585 मिलियन की मजीद उसमें कमी हुई है और आज हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $6.11 बिलियन पर आए। और अभी आप फीफा वर्ल्ड कप देख रहे थे, आप बहुत शौक से देखते हैं, तो इससे ज्यादा की वर्थ तो मेसी और रोनाल्डो की ऐसे ही जितने हमारे फॉरेन, बिल्कुल ऐसे ही जितने हम क्राइसिस में तो अनफॉर्चुनेट कि हमको इस वक्त डॉलर नहीं मिल रहा, हमें इस वक्त डॉलर नहीं मिल रहा, हम इंपोर्ट करने के लिए भी हमारे पास डॉलर नहीं है। अब वीट क्राइसिस आ सकता है, हमारे पास फूड का क्राइसिस आ सकता है, तो लोगों के पास इस वक्त डे टू डे बिजनेस के लिए घर चलाने के वांदे हैं, तो प्रॉपर्टी कैसे खरीदेगा कोई स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कैसे करेगा? पीपल आर गोइंग फॉर द सेफ हेवन। आप जानते हैं कि 225-230 के दरमियान डॉलर इंटरबैंक चल रहा है, लेकिन 250-255 रुपए में भी डॉलर ओपन मार्केट में नहीं मिल रहा। अब गवर्नमेंट वही स्टेप्स लेगी जो हमेशा से लेती आ रही है कि जनाब हम जो है वो कर्ब कर रहे हैं, मनी चेंजर के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं, हम डॉलर की रिपैट्रिएशन नहीं होने देंगे, इतने से ज्यादा लिमिटेशंस लगा देंगे।
कर कुछ नहीं हो सर, लेकिन रहा। इसमें काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जो प्रॉपर्टी है वो मुझे लगता है कि शायद गुज़िश्ता 10 साल से या 20 साल से कभी भी वो उस क्लास के हाथ में रही नहीं, जिस जो हमारी पुअर क्लास है उसके तो एक्सेस में है ही नहीं वो। एब्सोल्युटली। अच्छा, अब तकरीबन कोई 57% प्रॉपर्टी ऐसी है जो सिर्फ 10-12% लोगों की एक्सेस के अंदर है, जो टॉप लेवल आपके मिडिल क्लास से ऊपर की जो क्लास है। बिल्कुल सही सो है। वो बंदा जो आपका पहले ही पॉवर्टी लाइन से नीचे है बेचारा, वो तो घर अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा ना, जिसके लिए हम ये कहते हैं घरों की शॉर्टेज है या शायद रियल एस्टेट में उसकी इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट तो करनी है इन्वेस्टर ने, जिसकी वजह से आपकी कमर्शियल रियल एस्टेट और आपकी प्रॉपर्टी की प्राइसिंग या आपके जो बड़े बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं वो चलते हैं उससे। अब उसमें मुझे लगता है कंस्ट्रक्शन साइड के ऊपर गवर्नमेंट को कुछ स्टेप लेने चाहिए, रीट के ऊपर कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इन्वेस्टर का तो पहले आप खुलासा कर लें। हमारे यहाँ जो है ना, इन्वेस्टर जो है ना, वो आमतौर पे कहते हैं वो इन्वेस्टर मार्केट है हमारे। इन्वेस्टर मार्केट, इन्वेस्टर जो है ना, उसको आपको डिफाइन करना, उसको समझना पड़ेगा। इन्वेस्टर वो है जो कि सरमाएदार है, जो सही है, पैसा, कैपिटलिस्ट जो है। जो ज्यादा तेज, जो पहले पैसा लगा करके कोई भी चीज बुक कर लेता है। सही है। हमारे यहाँ इन्वेस्टर जो है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के अंदर भी इन्वॉल्व है। वो बिल्कुल। गाड़ियां पहले से बुक कर लेता है और लोगों को ओन पे गाड़ियां वहाँ भी मिलती ओन हैं। चलता है, प्लॉट्स की तरह, ऑब्वियसली बिल्कुल। प्लॉट्स की तरह ही चल रहा है वो भी। तो इन्वेस्टर मार्केट तो है, लेकिन इस इन्वेस्टर के पीछे एक और बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो डालती है वो है ब्लैक मनी का इम्पैक्ट है, क्योंकि रियल एस्टेट सेक्टर अभी भी वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है। सब इट्स द ब्लैक ओनली मनी फैक्टर। से मुराद क्या आपकी होती है? कोई काले रंग का पैसा है, ये क्या अब होता है देखिए, ये मैं ब्लैक आपको मनी? बताऊं कि सिंपल बात करें, खुल करके बात करें। अब तो पाकिस्तान के अंदर खुल करके खुल बात के सभी बात होती करते है, हैं, हर एक के तो बारे में खुल के बात हम कोई होती है। ऐसी किसी को पर्सनल अटैक तो कर नहीं रहे हैं और ना ही कोई सबवर्सिव बात कर रहे हैं, लेकिन हमको पॉइंट्स को हाईलाइट करना बिल्कुल। जरूरी है और हमें सवाल भी करना चाहिए। यार, ये जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट के इदारे हैं, या आप तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, जिस तरह करप्शन का बाजार गर्म है, ये पैसा कहां लेकर के जाएंगे? ये बैंकों में रख सकते हैं पैसा? नहीं। एक अभी आपने कुछ दिन पहले प्रोग्राम किया कि एक 18 ग्रेड के या 19 ग्रेड के अफसर के घर से 2 अरब रुपए निकले। बिल्कुल। कहां लेके जाएंगे ये पैसे? तो इनको जब तक आप सेफ हैवन्स देते रहेंगे जहां वो अपना पैसा पार्क करते हैं, तब तक उनकी वो फ्लरिश होते रहेंगे। और रियल एस्टेट इज द ओनली सेक्टर जो बचा था, जो कि बचा हुआ है, जहां पर वो अपना पैसा पार्क करते हैं। अब आप FATF की सख्ती आ रही है आपके ऊपर, IMF कदगन लगा रहा है कि आप प्लीज डॉक्यूमेंट करें। देखिए, मैं स्टॉक मार्केट का आदमी हूं, वहां खुला कैश का काम करते थे हम, जबान पे सौदे होते थे, पर्ची पे सौदे करते थे हम, ठीक है। मैं मतलब कैश हैंडलिंग करता था, लाखों रुपए की, मार्जिन पे ट्रेडिंग कर रहे हैं, मतलब कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन स्टॉक मार्केट डॉक्यूमेंट हो गई, स्टॉक मार्केट ट्रांसपेरेंट हो गई, और आप इस वक्त 1,000 रुपए की जो है ना ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते कैश के ऊपर, थर्ड पार्टी चेक इशू नहीं हो सकता। तो उसका इंपैक्ट भी आया ना फिर? देखिए, उसका इंपैक्ट आया कि मार्केट के अंदर से ब्लैक मनी का इंडक्शन कम हो गया, तो श्रिंक हो गई ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप देखिए, आप फिर लोगों को ऑप्शन देना, लोगों को आप ब्रॉड बेस्ड इन्वेस्टमेंट बेस बनाएं, आप इस तरह से बैंक के फैसिलिटेट करें लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए, और वो उनको कम कर्ज की सहूलत अता फरमाएं, आसान किस्तों के ऊपर वो उनको आसान शराइत के ऊपर उनको कर्जा दें, तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन शकील साहब, हमारे यहाँ बैंक इन्वॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन ये बताइए कि हमसे 2-3 घंटे की मुसाफत के ऊपर दुबई है, या हम किसी और मुल्क में चले जाते हैं, वो मुल्क बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे रियल एस्टेट में पैसा जा रहा है। आप वहाँ जाइए, वहाँ के आप डेवलपर से बात करें और आप उनको बोलें कि जी ब्लैक का पैसा है, वो कहते हैं जी ब्लैक हो, ऑरेंज हो, ग्रे हो, कुछ हो, आप ले आइए। बात यह है कि सर कि डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी या अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी, तो मेरे ख्याल में शायद यूएस की भी इकोनॉमी का एक सर्टन जो पोर्शन है वो अनडॉक्यूमेंटेड होगा। ब्राज़ील की इकोनॉमी हमसे ज़्यादा शायद अनडॉक्यूमेंटेड चल रही है। तो आप नहीं समझते कि ये गवर्नमेंट को जो इस तरह के स्टेप्स हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री जो चल रही है जहां एटलीस्ट हाँ ये करें कि आप उसको लैंड पे या प्लॉट्स पे ना डालें पैसे को, लेकिन एटलीस्ट कुछ स्ट्रक्चर में तो लेकर जाएं, ताकि आपकी जो 60-70 जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं वो तो चलें उससे। देखिए, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा मौके हैं। इसकी वजह क्या है? एमिनेंट डिमांड है मार्केट के अंदर, इससे तो इनकार नहीं। बिल्कुल। लोग बेघर हैं, किराए के मकानों में रहते हैं, उनको घर चाहिए। बिल्कुल। तो घरों की कंस्ट्रक्शन होनी है,
पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, 22 करोड़ का मुल्क है, उसको घर भी चाहिए, उसको हॉस्पिटल्स भी चाहिए, उसको स्कूल्स भी चाहिए, उसको मसाजिद भी चाहिए, उसको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए। तो कंस्ट्रक्शन तो बूम रहेगा हमेशा, मार्केट में थोड़ी बहुत तेजी मंदी रहेगी वक्त के साथ साथ। आप बताएं कि आज हम जिस जमाने की बात कर रहे हैं जहां कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक पर स्क्वायर फीट 4,000 रुपए से भी ज्यादा तजावुज कर चुकी है। मैंने 2008 में घर बनाया तो 1,000 रुपए भी बमुश्किल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं पड़ी थी। तो हमेशा से ही कीमतें बढ़ रही है। उस वक्त भी मुझे घर महंगा लग रहा था और आज जो है वो मुझे ज्यादा महंगा लग रहा है। लेकिन ये फिनोमिना तो चलेगा, वर्ल्ड वाइड फिनोमिना है, ये पूरी दुनिया में है। वहां तो अमेरिका और यूरोप के अंदर तो 0.25% नेग्लिजिबल जो है ना इंटरेस्ट रेट था, वहां मोर्टगेज के ऊपर ज्यादा घर बनते हैं। हमारे यहाँ बैंक्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। गया वो वक्त जब HBFC हुआ करती थी, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन दिया करती थी, वो भी बहुत हैफ्टी इंटरेस्ट रेट चार्ज किया करती थी। बैंक्स को चाहिए कि कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोगों को सहूलत दें, लोगों को कर्जा दें ताकि वो घर बना सके। अब मसला ही क्या है, बैंक पैसा लेके बैठा है। अभी पिछले दिनों जब खान साहब की हुकूमत के अंदर उन्होंने कहा कि जी लेस देन 2% बैंक्स का पोर्टफोलियो है हमारे यहाँ मोर्टगेज के अंदर, उसको कहते हैं इसको कम से कम 5% तक लेके आए। बैंक ने सैंक्शन कर दिया। एक अच्छा कमाने वाला आदमी है, 1,00,000 1.5 लाख रुपए जिसको तनख्वाह है, उसको 50 लाख रुपए सैंक्शन भी कर दिया बैंक ने। प्रॉपर्टी नहीं मिल रही भाई, तो उस रेंज पे प्रॉपर्टी नहीं आ रही ना। 50 लाख में आपको कराची में क्या मिलेगा? पैसों से की बात नहीं आ रही है। हाँ। बैंक की कंप्लायंस पूरी नहीं कर रहा। हाँ, प्रॉपर्टी किसी का कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, कोई लीज नहीं दे रहा, कोई बड़े मसाइल है ना यहाँ पर। तो आपको तो सारे स्टेक होल्डर्स, देखिए यू आर ऑल्सो वन ऑफ द स्टेक होल्डर इन द रियल एस्टेट इंडस्ट्री और योर चैनल इज डूइंग सो गुड। आप सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी दे रहे हैं, लोगों को अवेयरनेस भी दे रहे हैं। तो यहां से आपका भी फर्ज है, आबाद का भी फर्ज है, गवर्नमेंट का भी फर्ज है, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का भी फर्ज है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज है गवर्नमेंट की, जो आपके SBCA है, जिस तरह से बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटीज है, इन सब का फर्ज है कि वो इसको स्ट्रीमलाइन करें। और वरना ये इंडस्ट्री में आपको बता दूं, आप कभी भी कोई भी इंसान सख्ती बर्दाश्त ही नहीं करता है। सही है, हम सब सहल पसंद हैं, हम सब अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, लेकिन हम खुद से रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बना रहे। हमारे ऊपर बना करके दे रहा है हमें IMF बोल रहा है कि भाई तुम इंसान के बच्चे बन जाओ। सर वो भी हमारी बेहतरी के लिए, ऑब्वियसली हम तो उसको अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं जो हमें कर्ज दे रहा है। और हम कर्ज की पीते थे मैं, और कहते थे कि हाँ ले रंग लाएगी मेरी फाका मस्ती एक दिन। तो हम अभी तक फाका मस्ती में नहीं आ रहा। तो वो हमें तो कर्ज इसलिए दे रहा है कि आप अपना डेट बर्डन कम करो, आप अपनी प्रोडक्टिविटी इनहैंस करो, आप अपने सेक्टर्स को जो जो ग्रे एरिया के अंदर है उसको डॉक्यूमेंटेड करो, और आप टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज करो। अब टैक्स के ऊपर मसला है, 3 रेट चलते हैं आपके। GC रेट अलग है, मार्केट रेट अलग है, कमिश्नर रेट अलग है, पता नहीं क्या क्या रेट, FBR रेट अलग, FBR रेट एक अलग है। तो टैक्स तो देते हैं सब, मैं ये नहीं कहता कि रियल एस्टेट सेक्टर टैक्स नहीं देता, टैक्स बिल्कुल देता है। मसला ये है कि आप इन्वेस्टर जरूर इन्वॉल्व हो, लेकिन इन्वेस्टर को एक प्रॉपर्टी से दूसरी से तीसरी प्रॉपर्टी बनाने के ऊपर टैक्स नेट उसका बढ़ना चाहिए, और बढ़ेगा। नहीं, ऑफ कोर्स सर हुआ है। अभी FBR ने जो अभी इस साल जो उसका SRO आया था उसमें उन्होंने यही किया है कि अगर आप गेन जो है उसको जल्दी लेना चाहते हैं 1 साल से पहले, तो आपका टैक्स बहुत ज़्यादा है, 15% पे आप खड़े हुए हैं, जल्दी सेल करते हैं, और फिर आप उसको कैरी ऑन करते हैं 5 साल पे जाके, तो आपको ऑलमोस्ट फ्री हो जाता है टैक्स उसके। लेकिन वो चीखें निकली भी है ना, बिल्डर्स एंड डेवलपर्स उसको ट्रेडिंग असल में रुक जाती है ना इस तरह के काम से प्रॉपर्टी के ऊपर। लेकिन दूसरा सर मसला ये है कि लोगों को आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं दे रहे ना। आपने करना सिर्फ रियल स्टेट ही है उस बंदे ने, तो वो क्या करे अगर उसको, या तो कुछ मौके भी उसके पास हों। सर आप बहुत बड़े जो है ना वो हैं, क्या कहते हैं, एडवोकेट हैं बहरिया टाउन के। मैं आपको एक बात बताऊं सर, मैं सबका एडवोकेट हूं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात मैं बताऊं आपको। कराची डेवलपमेंट, हम कराची में रहते हैं, KDA SBCA, आप एक कमर्शियल प्लॉट 400 गज की SB ले लीजिए, करोड़ों रुपए में आप खरीदते हैं, महंगी तरीन, आपके पांव के जूते घिस जाएंगे आप KDA से जो है ना अप्रूवल्स लेने में, बिल्कुल। और जब आप वो ले रहे हैं NOCs, उसकी जो गवर्नमेंट फीसेज हैं, जो चलान्स हैं, वो भी आप पे करना चाहते हैं, टैक्सेस भी अदा करना चाहते हैं, मगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दे आर नॉट प्रोवाइडिंग। इसके अलावा आपको एक बहुत बड़ी अमाउंट में रिश्वत भी देनी है।
इसी वजह से तो बहुत सारे कराची के बिल्डर उठ करके बहरिया टाउन चले गए या कि वहां पर जाके चले जाए, इस्लामाबाद जाके बिजनेस करना शुरू कर दिया। और बेहतरीन सोसाइटीज इस्लामाबाद में, लाहौर के सबअर्ब्स में बन रही हैं, तो वो वहां कर रहे हैं कराची वाले बिजनेस। उनको जमीन का कोई प्रॉब्लम नहीं है। कराची में तो जमीन का मसला है कि इस जमीन को सीधा कैसे करें। इस जमीन के मसाइल इतने हैं, इसमें मौरूसी जमीन के मसले अलग हैं, सर्वे लैंड का मसला अलग है, फॉर्म 2 फॉर्म 7 के इश्यूज अलग हैं। फिर किससे आपको अप्रूवल्स लेनी है? वो आपको नचा रहे होते हैं, उनसे आपको ज्यादा से ज्यादा पैसा देना है आपको, तभी तो आप कॉस्ट बढ़ जाती है। अल्टीमेटली बिल्डर फिर क्या करेगा? एंड यूजर के ऊपर कॉस्ट ऐड कर देगा। बिल्कुल। अब एक आप बताएं, 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट अपार्टमेंट कराची में मिल रहा है इस वक्त। इससे कम कोई मुनासिब जगह पे आपको अपार्टमेंट नहीं मिलता। हाउ कम यू 1,000 स्क्वायर फीट का अगर आप अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो यू हैव टू पे 1 करोड़ रुपीस। दिस इज मतलब बहुत है ना। अब इसके अंदर एडिशनल जो पैसे जो बिल्डर दे रहा है एजेंसियों को, दीगर लोगों को, उसको वो कॉस्ट में अपनी शामिल कर रहा है। ये भी एक वजह है। डबल एज महंगाई की एक ये भी वजह है। मिसमैनेजमेंट, गवर्नेंस नहीं है, यही वजह है। ये बताइए शकील साहब कि मैं एक जगह पढ़ रहा था अभी कुछ दिन पहले कि आपने बिल्कुल सही फरमाया, और ये बात बिल्कुल सही है कि वो हमें पैसे देते हैं बाहर से और वही हम पे इम्प्लीमेंट करते हैं पॉलिसीज़ के, अल्लाह के बंदो इसको इस्तेमाल तो सही तरह से कर लो। वर्ल्ड बैंक ने लास्ट गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं पंजाब के साथ, जिसमें से 2 जो प्रोजेक्ट हैं वो फुली फंडेड हैं उनके। वो सिर्फ इस चीज़ के लिए हैं कि जो आपकी लैंड की अथॉरिटीज़ हैं उनकी जो डिजिटल मैपिंग कर लें आप पूरे लैंड की पंजाब की, और आप इनके जो सिस्टम्स हैं उसको डिजिटलाइज कर लीजिए उन तमाम चीज़ों को। तो ये हमें वो करवा के दे रहे हैं। अच्छा, अब ये जो पैसा है जो ये डिपार्टमेंट आज तक चल रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, जो ये टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हैं और जो इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स जा रही हैं, इसकी बेसिस के ऊपर ये सबसे अहम चीज़ है। 1947 के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद आपको ज़मीन मिली थी। आप आज तक उस ज़मीन को सीधा नहीं कर पा रहे। हम चाहते नहीं है सीधा करना, हम चाहते नहीं है सीधा करना, इसलिए कि इस ज़मीन के ऊपर दावेदार बहुत सारे लोग हैं। इस ज़मीन के ऊपर डेवलपर बहुत बड़े बड़े हैं। हम और आप तो एक 100 एकड़ की ज़मीन के ऊपर प्रोजेक्ट करते हुए घबरा जाएंगे। यहाँ तो 50-50 हज़ार एकड़ ज़मीनों के ऊपर जो है ना बड़े बड़े डेवलपर आके बैठ गए। मसला ये है कि आप पाकिस्तान के अंदर लैंड रिफॉर्म्स हुई नहीं। इंडिया ने कर दिया, हमने नहीं की लैंड रिफॉर्म्स, जिसकी वजह से हमें यह खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। जिसको आप जागीरदाराना निज़ाम कहते हैं, जिसको वडेराना निज़ाम कहते हैं, ये सब के ऊपर तो एक पॉलिटिकल डिस्कशन है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट ये है कि अल्टीमेटली आप खुद नहीं करेंगे, आप गवर्नमेंट के इदारों में चले जाएं, कोई सही करने को तैयार नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज भी उसको सही करने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, उनको जब प्रेशर आता है आईएमएफ की तरफ से कि आप इस डायरेक्शन में चलें, एफबीआर को उन्होंने रिवैम्प करने की कोशिश की तो किया उन्होंने, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को उन्होंने रिवैम्प किया, पूरा डिजिटल कर दिया गया है, पूरा बेहतरीन डॉक्यूमेंटेड कर दिया गया है, ट्रांसपेरेंसी लेकर के आ गए, शेयर्स तक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चले गए सेंट्रल डिपॉजिटरी के अंदर। समझ रहे हैं ना आप बात को? अब ये लैंड डॉक्यूमेंट्स क्यों नहीं हो सकते? इदारे बने हुए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बना हुआ है, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी मौजूद है, एसबीसीए मौजूद है, दीगर इदारे मौजूद हैं, तो इनके डॉक्यूमेंट्स को कितनी देर लगती है फिल्मिंग कर करके उसको डिजिटलाइज करने के लिए, कितनी देर लगती है डेटा को जो है ना वो डिजिटल करने के लिए। लेकिन व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, और वो विल कभी नहीं रही है और ना ही आइंदा होगी। हमें होगा प्रेशर ऊपर से आएगा, वो कहेंगे कि ये ऐसे करो वरना इस दफा की किस्त नहीं देंगे। सही है, सर्कुलर डेट हमारा खड़ा हो गया है बिजली की कंपनियों की तरफ से, ऑयल कंपनीज की तरफ से, अब गैस का भी सर्कुलर डेट बढ़ता चला जा रहा है। तो वो हमारे ऊपर प्रेशर डालते हैं कि भाई ये यहाँ से रेवेन्यू आएगा, इसको सीधा कर लो तो स्ट्रीमलाइन हो जाएगी चीजें। रियल एस्टेट सेक्टर में बहुत पैसा ब्लैक मनी का पड़ा हुआ है, बहुत पैसा करप्शन का पड़ा हुआ है, दीगर ड्रग्स का पड़ा हुआ है, पता नहीं किस किस का पड़ा हुआ है, उसको आप सीधा करो, लोगों से मनी ट्रेल मांगो तो सब पता चल जाएगा। सर हर जगह पे पैसा पड़ा हुआ है ना, वो तो आपके फार्मास्यूटिकल पे पैसा पड़ा हुआ है, आपके मीडिया में पैसा पड़ा हुआ है, आपके हर जगह पे इवन ऑटोमोबाइल में पड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। सर अब आप ये देखिए कि जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं कि जितनी भी डेवलपमेंट्स होती हैं, आपको एक एसपी है 400 गज की, वहाँ अगर एक प्रोजेक्ट बन रहा है तो उसके टैक्सेस जा रहे हैं, उसने उसकी एनओसीज की कॉस्ट पे की है, सिस्टम का एक हिस्सा है वो उसने पैसे पे किए हैं, उसके बाद एक ओडीसी वो दे रहा है कि आउटडोर डेवलपमेंट चार्जेस वो पे कर रहा है, जो बहुत बड़ी अमाउंट पे स्क्वायर फीट के हिसाब से लग रहे हैं, वो अमाउंट वो दे रहा है। उसके बाद जितनी कंस्ट्रक्शन है, हर कंस्ट्रक्शन पे गवर्नमेंट का टैक्स है।
वहाँ सीमेंट लग रहा है तो टैक्स है, वहाँ पे सरिया लग रहा है तो टैक्स है। तो बात यह है कि अगर कोई इंसान बैठ के प्रॉपर तरीके से, कोई बिल्डर बैठ के कभी ये इसकी एक कैलकुलेशन करे, तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट में तो गवर्नमेंट है। एब्सोल्यूट। और गवर्नमेंट दे क्या रही है? सुने, वो बिल्डर उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो कि उसकी जमीन का है, उसके ऊपर वो बेहतरीन बिल्डिंग बनाने की कोशिश करता है, अंदर एम्यूनिटीज देने की कोशिश करता है, अट्रैक्शन देता है ताकि लोग उसका प्रोजेक्ट खरीदे। लेकिन उस सड़क पे, जो कि सरकारी सड़क उसकी बिल्डिंग के सामने से गुजर रही है, उस पे गटर बह रहा है, सड़क टूटी हुई है। कभी कभी तो बिल्डर खुद भी बनवा देता है कि यार थोड़ा सा हिस्सा जो है ना 150 मीटर का मैं बनवा, हमेशा जब उसको प्रोजेक्ट लॉन्च करना है उसको रोड भी खुद बना के देनी है। लेकिन आप बताएं कि गवर्नमेंट उससे टैक्स ले रही है, सीवरेज के लिए उससे टैक्स ले रही है, बिजली के लिए उसको मीटर मिलेगा, उसको पीएमटी लगेगी, उसका टैक्स देना पड़ेगा, उसको गैस का टैक्स देना पड़ेगा, उसको जमीन का टैक्स देना पड़ेगा, उसको कंस्ट्रक्शन की एनओसी लेनी है, उसको एनओसी फॉर सेल लेनी है, हर जगह पर उसको खर्च करना है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें बिल्डर भी सहल पसंद हो गया है, उसने भी जो है वो आसान रास्ता मान लिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सब ने जो है ना हार मान ली, ये मैं बता दूं आपको। इसकी वजह ये है कि वो कहता है यार बस पैसे दे के काम होता है तो करा लो, फिर बाद में ले लूंगा लोगों से पैसा। फिर बिल्डर लोगों को तंग नहीं कर रहा क्या? लोगों को, एंड यूजर को उनकी फाइलों में, डेवलपमेंट में डिले कर रहा है, उनको डिलीवर देर से कर रहा है, प्राइस इंक्रीज कर देता है बगैर बताए, तो लोगों को के साथ नहीं करेगा। अल्टीमेटली कोई ना कोई तो सफर करेगा ना सर उस चीज पे आके, और एंड यूजर ही सफर करता है। एंड यूजर सफर करेगा। लेकिन सर इसकी क्या वजह है कि ये जो मसाइल हैं, ये तो पूरे पाकिस्तान में लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुई, हर जगह मसाइल रहे, लेकिन हमें पंजाब में सूरत हाल कराची की निस्बत बेहतर क्यों महसूस होती है? अच्छा, इसकी वजह ये है कि पंजाब में गुज़िश्ता 3 दिहाइयों के अंदर जो हुकूमतें रही, उन्होंने सिंसेरिटी के साथ पंजाब के ऊपर काम किया। सही है, मेरी नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर मैं आपको क्लियरली बता दूं, पंजाब फॉलो करता था कराची को, कराची के फुटस्टेप्स को फॉलो करते थे। जो यहाँ डेवलपमेंट होती थी उसी को वहाँ रेप्लिकेट करने की कोशिश करते थे। वहाँ उन्होंने मोटरवेज का जाल बिछाया, तो क्या हो गया, इंटर पंजाब कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो। बिल्कुल सही। और मैं आपको बताऊं कि पंजाब के अंदर जो रोडें बनी हुई है, जनूबी एशिया के में किसी मुल्क के अंदर आपको इतनी अच्छी रोडें नहीं मिलेंगी जो पंजाब के अंदर बनी हुई है। तो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग किया, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक्स आसान हो गई, इंटरसिटी मूवमेंट आसान हो गई, माल की रसद जो है वो पहुंच आसान हो गई, मंडियों तक माल को पहुंचाना, क्योंकि ज्यादातर गाँव तक सड़कें आ गई। फिर उसके बाद उन्होंने बिजली पहुंचाई, इसकी वजह से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग हुआ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पंजाब के तालीमी इदारों पे काम हुआ, फिर पंजाब में तालीमी इदारों ने फ्लरिश किया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जिसकी वजह से जो लोग तालीम याफ्ता होकर के पंजाब से बेहतर निकले, उस ब्रीड ने काम भी किया और प्राइवेट सेक्टर ने वहां पर फ्लरिश किया। आप बताएं ना, ये फैसलाबाद जैसे शहर को प्राइवेट सेक्टर ने एयरपोर्ट बनाया, उसका ये सियालकोट में प्राइवेट सेक्टर ने एयरपोर्ट बनाया। फैसलाबाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्री सारी बैठी है, वो कितना काम कर रहे हैं, सियालकोट में कितना काम कर रहे हैं, गुजरांवाला गुजरात में कितना काम हुआ, लाहौर में सिर्फ नहीं हुआ, पूरे पंजाब में काम हुआ। हाँ ठीक है, सदर्न बेल्ट के अंदर हमें कभी कभी महरूमियों की बातें मिलती हैं, लेकिन वहाँ के डायनेमिक्स डिफरेंट है। वहाँ पर अभी भी वो जागीरदारों का तसल्लुत है जो कि पॉलिटिकली भी एफिलिएटेड होते हैं, तो वहाँ तक आम आदमी तक वो उसकी फ्रूट्स नहीं पहुंचे। लेकिन पंजाब में जो जमीन के मामला हैं उसको उन्होंने सीधा किया, जिसकी वजह से लोगों को, देखिए आपकी चीजें अगर प्रॉपर सिस्टम में आएंगी, डिजिटलाइज हो जाएंगी, सिस्टम का हिस्सा होंगी, लोगों को वन विंडो ऑपरेशन से आसानी होगी। बिजनेसमैन आएगा, बिजनेसमैन कुछ क्या चाहिए, मुझे हर चीज आसानी से एक जगह में मिल जाए, मैं पैसा देने को तैयार हूं, मैं टैक्स देने को तैयार हूं, बट आई वॉन्ट समथिंग। देखिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ बैंक्स हुई तो प्राइवेट सेक्टर ने बैंक्स को कहां से कहां पहुंचा दिया। तो पंजाब के अंदर भी हमें वही नजर आ रहा है कि पंजाब के अंदर गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, जिसकी वजह से वहां के लोगों को आसानी हुई, तालीम में भी आसानी हुई, कारोबार करने में भी आसानी हुई, और इसके अलावा वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग कर दिया। अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर ऐसा नहीं हो सका, और ख़ासतौर पर कराची, पूरे सिंध की बात मैं करूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी स्ट्रांग नहीं हो सका, जिद्दत भी नहीं आ सकी, और गवर्नमेंट सेक्टर ने डिलीवर करना तो दूर की बात, लोगों को उनका काम करना भी गवारा नहीं किया, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। अब नहीं होगा ये ऐसा। इसकी वजह यह है कि लोग अब बाशऊर होते जा रहे हैं। अब जिस वक्त जो सैलाब की जो सूरत हाल से सिंध दो चार रहा है और आज तक वो परेशानी में है, और हम उसके ऊपर फंड मांग रहे हैं। अभी रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने 1.67 बिलियन डॉलर सैंक्शन किया है, हमें 1.6 बिलियन डॉलर के करीब सैलाब के मुतासिरीन के लिए सिर्फ सिंध के लिए दिया।
आप बताएं, इट्स अ ह्यूज अमाउंट। अगर आप इसका ये पैसा खर्च करेंगे, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, वहां पर लोगों के घर बन जाएंगे। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाहे इसमें बिल्डर्स इन्वॉल्व हो, चाहे गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, हमने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं किया टाइमली। टेक्नोलॉजी इज द इम्पैक्टफुल थिंग। टेक्नोलॉजी का जिसने सहारा लिया दुनिया के अंदर, वो आज तरक्की की मेराज हासिल कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी से दूर रहे, हमने टेक्नोलॉजी को में ट्रांसफॉर्मेशन हमारी बहुत स्लो है। जो कुछ भी हुई वो प्राइवेट सेक्टर से हुई। कंस्ट्रक्शन सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा फ्लॉ है। हमारे यहाँ लो कॉस्ट हाउसिंग क्यों नहीं बनती है? इसलिए कि हम टेक्नोलॉजी यूज नहीं कर रहे। हम आज तक वही रेती बजरी और सीमेंट के मकानात, ब्लॉक से के मकानात बना रहे हैं, जबकि टेक्नोलॉजी ने ना सिर्फ उसको स्विफ्ट आसान कर दिया है, कम वक्त में घर बना सकते हैं, बल्कि लो कॉस्ट में भी बनाई जा सकती है। तो उससे आसानी मिल सकती है। आई थिंक सर कि जो बड़े बड़े डेवलपर्स हैं हमारे पास, बहरिया टाउन है या डीएचए है, सबसे पहले तो इनको स्टेट के साथ साथ जो पब्लिक सेक्टर, इनको चाहिए कुछ ना कुछ तो जो है वो आवाम के लिए जो है लो कॉस्ट लेकर आएँ। बाहर तो मतलब यूके में तो मैं एक जगह पढ़ रहा था कि आइकिया ने स्टार्ट किया कि लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव घर बना के दे रहा है बहुत कम पैसों के अंदर। तो हम क्यों नहीं इस तरह की चीज़ें कर सकते? और सख्त मौसम भी नहीं है हमारे यहाँ, बर्फ ऐसी नहीं पड़ रही, वेदर इश्यूज भी नहीं है, शदीद गर्मी नहीं पड़ रही, मौसम बहुत अच्छा है। पाकिस्तान का तमाम फल, दरिया, मौसम सारे मिल रहे हैं हमको। तो हम तो बहुत अच्छे लो कॉस्ट घर बना सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े डेवलपर्स की आप क्या कहते हैं बात? सर पैसा आ रहा है ना सर, तो आने दो। और जिस एरिया में लो कॉस्ट की बात होगी, जो उसको बिल्कुल ही हम पे सी कैटेगरी में डाल देंगे और वहाँ के हालात ऐसे कर देंगे सराउंडिंग के कि वो कोई बेचारा गरीब आदमी भी वहाँ जाता हुआ डरेगा उन एरियाज़ के अंदर। और वो जो लोग रहते हैं वो उसके आदी हो जाते हैं, वो लोग उसके आदी हो जाते हैं। जब आपने अभी शुरू में बात की ना कि क्या फ्लैट में रहना पीसफुल है, सिक्योरिटी का सेंस था, तो सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर का इशू तो इतना बड़ा बनाया गया कराची के अंदर कि गेटेड कम्युनिटीज डेवलप होना शुरू, खुद डेवलप हो गई, डीएचए डेवलप हो गया, कैंट डेवलप हो गए, अस्करी के प्रोजेक्ट्स, और वो महंगे तरीन हो गए, वो महंगे तरीन हो गए। ऐसे ही ठीक है। तो लॉ एंड ऑर्डर पता नहीं था, प्रॉब्लम क्रिएट किया गया था। हर अच्छी सोसाइटी के साथ कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही होती हैं सराउंडिंग में उसके। अच्छा शकील साहब, ये बताइए कि अभी इस वक्त हम लोग 2022 में बैठे हैं और गुज़िश्ता 10 साल से रियल स्टेट बहुत रैपिडली इसकी ग्रोथ हो रही है, हर तरफ कराची बढ़ रहा है इस वक्त। तो आप क्या देखते हैं कि कराची जो है वो एक हमारा एरिया वो है जो नॉर्दर्न बाईपास की तरफ जा रहा है, M10 का एरिया है, एक हमारा हॉक्स बे का जो बहुत खूबसूरत एरिया है लेकिन बदकिस्मती से वो डेवलप नहीं हो रहा, किसी और मुल्क के पास हो तो पता नहीं क्या वहाँ पर हो चुका हो। एक हमारा ये बड़ा एग्रीकल्चर वाली लैंड है, नेशनल हाईवे की तरफ जाता है, एक हमारा M9 का एरिया है। सो आप क्या अभी महसूस कर रहे हैं, आपकी क्या राय है कि कराची में मजीद डेवलपमेंट, और ये कराची को आप कहाँ देख रहे हैं अगले 10 साल में बढ़ता हुआ? देखिए, समंदर के किनारे कराची आबाद है, बिल्कुल, और इसके यूं करके ऐसे आबाद है। ठीक है। ये ऐसा ऐसे बाहें खोले कराची है ना, पूरे पाकिस्तान को अपनी बाहों में समेट लेता है, इतना बड़ा दिल है इस शहर का। 3 रास्ते जा रहे हैं। एक रास्ता राइट हैंड साइड से, समंदर से अगर आप जाएं, डिफेंस से आप देखते हैं तो राइट हैंड साइड से आप कोरंगी क्रीक की तरफ चले जाते हैं और नेशनल हाईवे को ऑल द वे जाके पकड़ते हैं। नेशनल हाईवे पे जब आप जाते हैं तो अगले वाले पोर्ट कासिम के बाद जो शहर शुरू होते हैं, स्टील मिल के बाद, वो आपके ठट्ठा, घारो वगैरह चले जाते हैं। ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये एग्रीकल्चर है, और इस एरिया पे पोर्ट कासिम की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। तो कराची वालों का रेजिडेंशियल माइंडसेट इधर नहीं बनता। एक बात तो याद रखिए, फार्म हाउसेस बन सकते हैं, फार्म हाउसेस बनते हैं, लोगों कैटल फार्मिंग हो जाएगी, इस तरह के होते हैं। सेकेंडली, एक रास्ता लेफ्ट साइड से अगर आप निकलते हैं तो यहाँ से आप हॉक्स बे की साइड से शेरशाह और बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन की तरफ से निकल के M10 को ज्वाइन करते हैं आप, जो कि कनेक्ट करती है सुपर हाईवे। बिल्कुल। M10 पे हॉक्स बे की स्कीमें फेल हो गई, M10 के ऊपर आपके स्कीम 45 में तेसर टाउन भी फेल हो गई। ठीक है ज़मीनें लोगों की, लेकिन कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। प्राइवेट बिल्डर भी वहाँ जा रहा है, अब आहिस्ते आहिस्ते वहाँ पर भी डेवलपमेंट हो रही है। वेयर हाउसेज बन रहे हैं। 2005 में मुशर्रफ एरा के अंदर ये प्लान था कि नॉर्दर्न बाईपास पे मंडियाँ चली जाएंगी, टिम्बर मार्केट वहाँ चली जाएगी, जोड़िया बाजार वहाँ चला जाएगा, बड़ी बड़ी मार्केटें जो बीच शहर के अंदर हैं वो सारी वहाँ शिफ्ट हो जाएंगी, और उसकी इब्तदा सब्जी मंडी से हो चुकी थी, ताकि वो बाहर जो है ना वो लॉजिस्टिक्स आपकी हो, हाईवेज टू हाईवे वो इंटरसिटी मूवमेंट उनकी हो सके, उनको पूरा शहर क्रॉस करके ना आना पड़े बड़ी बड़ी ट्रक्स को और कंटेनर्स को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें डिले होता जा रहा है। अब सुनने में आ रहा है कि उस तरफ कुछ एक्टिविटी होगी। अब रह गया बीच में दरमियानी शाहराह,
जो कि शाहराह पाकिस्तान कहलाती है। हाँ, है शाहराह पाकिस्तान का। जी जनाब, शाहराह पाकिस्तान है वो। शाहराह पाकिस्तान जा रही है और जा करके सोराबकोट के आगे वो कनेक्ट हो जाती है सुपर हाईवे को। ठीक है, अब आप लोग उसको कहते हैं M9, मुझे तो शर्म आती है M9 कहते हुए। आप जरा जा करके M5, M2, M3 जा करके देखें तो मोटरवे किसको कहते हैं? ये कराची वालों को तो सुपर हाईवे का नाम की पे तख्ती लगा दी M9 की। कराची वालों को मोटरवे सक्खत से मिलती है सब। बताएं जी, बस अब कराची वालों के लिए तो ये मुकद्दर है। अब बहरकैफ जो भी है, ये हाईवे, इस सुपर हाईवे के ऊपर डेवलपमेंट बहुत तेजी से, बिल्कुल ठीक है। डीएचए ऑलरेडी 12-13 हजार एकड़ के ऊपर डीएचए फेज 1 से लेके फेज 8 एक्सटेंशन तक जो है ना, उसने समंदर को भी पीछे धकेल करके जमीन बसा दी। लेकिन फेज 8 तो आपका अभी भी 50% खाली है। उसके बावजूद डीएचए फेज 9 सुपर हाईवे पे लॉन्च कर दिया गया 2009 में। लेकिन गेम चेंजर बना सुपर हाईवे पे बहरिया टाउन 2014 में। और उसके बाद जो तेजी आना शुरू हुई, बहरिया टाउन ने जो डेवलपमेंट दिखाई और जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाया, उसने लोगों को मरूब कर दिया। तेजी आगे भी आई और पीछे भी आई, स्कीम 33 की तरफ भी आई। ऑब्वियसली शहर आगे बढ़ते हैं ना। देखिए, शहर तो बढ़ने हैं, शहर तो फैलने हैं, क्योंकि आबादी का जो है वो इतना दबाव शहर बर्दाश्त अब कराची कर ही नहीं सकता, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना है। हमने तो बिल्डिंगें, नाले, नदियां काट करके बिल्डिंगें बना दी यहां पर। तो अब एक घर जो कि 250 गज का, 200 गज का घर था, जिसमें 5 से 10 अफराद के रहने की कैपेसिटी थी, उसके मुताबिक उसके नीचे इंफ्रास्ट्रक्चर था। पानी की 1.5 इंच की लाइन लगी हुई थी, 8 इंच का जो है ना सीवरेज का पाइप लगा हुआ था। अब उस घर के ऊपर 50 लोग रह रहे हैं, बिल्डिंगें बन गई। हमने जो आबी गुजरगाहें थी उनको काट करके वहां पर हमने बिल्डिंगें बना दी। तो लामाला कराची तो फ्लड लाइक सिचुएशन का भी शिकार हो सकता है, खुदा न खास्ता। आपने पिछले 2 साल के अंदर जो बारिशों में हाल देखा है। तो प्लानिंग नहीं की कराची के जो एजेंसीज हैं, जो डेवलपमेंट के इदारे थे, उन्होंने प्लानिंग नहीं की। सही है, वो नोट बनाने में लगे रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कराची अब इस तरफ आपके शाहराह पाकिस्तान से सुपर हाईवे की तरफ टूवर्ड्स हैदराबाद बहुत तेजी से डेवलप होगा। बहरिया टाउन के आने के बाद और दीगर जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं वो भी वहां आ रहे हैं, नूरियाबाद तक। अब नूरियाबाद पे गवर्नमेंट जो है वो आपके इंडस्ट्रियल जोन नया लेकर के आ रही है, तो डेवलपमेंट यहां होगी। अब देखिए, शहर महंगा कितना हो गया है, शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर बोसीदा हो गया है, शहर के अंदर कंजेशन बहुत हो गई है, शहर के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल हो गए, लोग गेटेड कम्युनिटी प्रेफर करते हैं सिक्योर लिविंग के लिए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अफोर्डेबल भी तो नहीं रहा शहर। अब अफोर्डेबिलिटी कहां से लाए? अब बात यह आती है कि जब मैं 15 साल पहले स्कीम 33 में शिफ्ट हुआ तो लोगों ने मुझे कहा कि आप कहां जंगल में आके बस गए। ऐसे ही है। आज वही लोग आ रहे हैं कि भाई कोई है जगह, तो वही 2 करोड़ रुपए का प्लॉट मिल रहा है, 1.25 करोड़ रुपए का 120 गज का प्लॉट मिल रहा है। तो अब वो भी रह जाएंगे, वो भी रह जाएंगे अगर वो M9 पे मिलने वाली कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी को टैप नहीं करेंगे आज के दिन। तो शहर बढ़ेगा। मलिर एक्सप्रेस वे बन रही है, जिस तरह से लियारी एक्सप्रेसवे सोराबकोट से मारीपुर तक है, इसी तरह मलिर एक्सप्रेसवे डीएचए फेज 8 एक्सटेंशन से चलेगी और काठौर ब्रिज पे उठेगी। 39.4 किलोमीटर की ये एलिवेटेड एक्सप्रेसवे बन रही है। 5 जंक्शंस इसके अंदर होंगे, हाफ एन आवर की ड्राइव हो जाएगी। तो डिस्टेंस डज नॉट मैटर रहेगा, मैटर ही नहीं रहेगा, कम्यूट करना आसान हो जाएगा। तो इस डिफेंस वाले को वहां ससुराल बनाएगा जिसका वो आसानी हो जाएगी उसको। तो इन्हीं के लिए बन रहा है, लेकिन आसपास के लोग भी आसानी उठाएंगे। बहरिया टाउन वालों को भी फायदा होगा, एएसएफ वालों को भी फायदा होगा, सिटी 108 वालों को भी फायदा होगा, सारे प्रोजेक्ट जो वहां बन रहे हैं उनको फायदा होगा। मैं तो ये समझता हूं। तो और फिर हैदराबाद इंटीरियर सिंध से आप देखें कि बहुत ज्यादा इन्फ्लक्स है लोगों का। बिल्कुल, अभी सैलाब से 1.5 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हैं, जो कि वेल सेटल्ड फैमिलीज भी हैं उसके अंदर। उनके घरों के अंदर गाड़ियां डूब गई हैं। तो वो क्या करेंगे? उनको भी तो सेकंड होम बनाना है। शहर महंगा हो गया, वो उस तरफ आबाद होंगे आकर के। ऑब्वियसली नूरियाबाद पे इंडस्ट्रीज बनेंगी। फिर आप देखें, जो नेशनल हाईवे और सुपर हाईवे लिंक रोड है, उस पर पूरा एजुकेशन सिटी बनने जा रहा है। ज़ैबिस्ट हो, आगा खान हो, एवरी यूनिवर्सिटी इज ओवर देयर, सबको ने लैंड खरीद ली है, सब वहां डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो नेचुरली शहर बढ़ते हैं, सभी जगह डाउनटाउन्स क्रिएट होते हैं। मैनहट्टन जो है ना, न्यूयॉर्क का डाउनटाउन बना, दुबई कैसा डाउनटाउन क्रिएट किया उन्होंने शेख जायद रोड को। तो इसी तरह ये भी डाउनटाउन बन जाएगा पाकिस्तान, कराची का, और यहां भी लोग बसेंगे। हाँ, टाइम कितना होगा
अगले 5 साल के अंदर मुझे तो बहुत ज्यादा चेंजेस, रैपिड चेंजेस मजीद नजर आ रही हैं, क्योंकि अब इंटरनेशनल भी थोड़ा सा लोगों का इंटरेस्ट क्रिएट हो गया इदारों का, जिनसे हमने आज तक बहुत पैसे लिए हुए हैं, वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द ठीक करो, बहुत तमाशा कर लिए तुम लोगों ने 70-80 साल से, अब थोड़ा सा काम भी कर लो। ऐसा ही है, ऐसा ही सर मुझे एक आखिर में ये बताइए कि हम लोग रियल स्टेट के अंदर चीज़ें बहुत ज़्यादा मिसमैनेज किस्म की चलती रही, कुछ थोड़ी ऑर्गेनाइज इन्वायरमेंट नहीं होता। नॉर्मली मैं कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ, ब्रोकर सेटअप की या बिल्डर सेटअप की। तो एक मसला रहता है, मैं अक्सर लोगों से ये क्वेश्चन पूछता हूँ अपने नॉलेज के लिए भी और रहनुमाई के लिए भी, कि जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरफ थोड़ा कम आते हैं अभी, अगर आते भी हैं तो वो अपना कोई करियर पाथ नहीं देख पाते इस वक्त। तो आप क्या महसूस करते हैं कि अगले कुछ अर्से के अंदर ये सिचुएशन कितनी बदल रही है, माजी में कितना फ़र्क पड़ चुका है पिछले 3-4 साल में, और फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं आई हैव बीन टीचिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। कराची के अंदर बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाता भी रहा हूँ मैं, और जाता भी हूँ आज भी एज ए लेक्चर देने के लिए या कोई तो मैं यंगस्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन है। मैं यंगस्टर्स को देख रहा हूँ, वो उनके अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी नॉलेज है, और हमेशा हर आने वाली आइंदा नस्ल जो है वो पिछली नस्ल से ज़्यादा स्मार्ट होती है। ये तो एक बैनुल अक़वामी आप समझ लीजिए कि एक कुलिया है ये तो। अब मसला ये है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा हमने बहुत बुरा समझा हुआ है। ये एक खामखा की मिथ है, ये मैं आपको बता दूं, ये मिथ है, ठीक है। ये मिथ टूट रहा है, ये टूट रहा है, ये माइंडसेट चेंज हो रहा है। अब पढ़े लिखे लोग बहुत तेज़ी से आ रहे हैं, ठीक है। आपका एडवर्टाइजिंग का, मार्केटिंग का इतना बड़ा बैकग्राउंड है, आप इतने पढ़े लिखे आदमी होकर के रियल एस्टेट की कंपनी चला रहे हैं, तो ये चेंज ही तो है, मेरे सामने बैठा हुआ है चेंज। और मैं देख रहा हूं कि मेरी नौजवान नस्ल के लोग, मेरे बच्चे जो मिलेनियल्स हैं, जो जनरेशन एक्स से जी से ताल्लुक़ रखते हैं, नई जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो सब रियल एस्टेट में आना चाहते हैं। हम उनको एक अच्छा माहौल देने की कोशिश करें और उनको प्रोमोट भी करें और उनकी हौसला अफजाई भी करें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट के सेठ बैठे हुए थे, उनके बच्चे भी तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड से अगर नहीं पढ़ा तो उन्होंने आईबी और लम से तो कम से कम एमबीए कर लिया ना। बिल्कुल। तो अब वो भी तो थोड़ा सा चेंज लाएंगे, और उनकी जिम्मेदारी है चेंज लाना। अगर वो नहीं लाएंगे तो फिर वो नई अहद के तकाज़ों को पूरा नहीं कर सकेंगे, वो भी पीछे रह जाएंगे फिर। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टेक्नोलॉजी है, गिवन अस अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी। आप आज सोशल मीडिया पर जिस तरह से काम कर रहे हैं, आज डिजिटल मीडिया जितना स्ट्रांग है, और आप देख लेना कि आप हर चीज को सिस्टमाइज और डिजिटलाइज कर रहे हैं। ईआरपी के जरिए आप सीआरएम्स क्रिएट कर रहे हैं, आप सीआईपीज बना रहे हैं। हम यूनिवर्सिटीज में लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स पे काम कर रहे हैं। हमने 3 साल कोविड के अंदर ऑनलाइन पढ़ाया है, बच्चों ने पढ़ा है, तो हमने भी काम किया है। तो अब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। अब मेरा ये सिर्फ मैं मकसद ये है, बताना ये चाहता हूं कि जो पुराने लोग बैठे हैं, जिन्होंने 20-20 साल, 30-30 साल, 40-40 साल इस इंडस्ट्री में काम किया है, दे हैव मेड हैफ्टी मनी। खुदा के लिए अपने नफ़े को थोड़ा सा कम कर दो। मैं नहीं कहता कि नफ़ा मत कमाओ, नफ़ा कमाओ, हर बिजनेसमैन प्रॉफिट मेकिंग करना चाहता है, मगर थोड़ा सा अपने नफ़े को कम कर दो और लोगों को थोड़ी सी सहूलत देना शुरू करो। अच्छी मॉडर्न और टेक्नोलॉजी बेस्ड आर्किटेक्चर के ऊपर आप बिल्डिंग खड़ी करो, आपको कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, एंड यूजर को कम पैसों में जगह मिल जाएगी। आज का जो यंगस्टर है नवीद साहब, मैं आपको बता दूं, मैं उस एज के अंदर 20 साल के अंदर मेरे अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम का वो भूत नहीं सवार था जो आज 20 साल के बच्चे के अंदर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का भूत सवार है। बिल्कुल। वो चाहता है कि उसके पास आजादी हो, खुद मुख्तारी हो और अपना पैसा हो। भले उसके बाप के पास बहुत पैसा हो, लेकिन वो चाहता है कि नहीं, मैं खुद पैसा जनरेट करूं, खुद कमाऊं। तो ये और लड़कों और लड़कियों में यकसा ये मैं देख रहा हूं ये सूरत हाल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 51% ऑफ द पॉपुलेशन इज फीमेल्स। उनको उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है। उन खवातीन को घरों से निकलना पड़ेगा। उनको हर इंडस्ट्री के अंदर, हर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, टीचिंग के अंदर, मेडिसिन के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर उनको आना पड़ेगा। और वो अगर आएंगी तो आप यकीन करें पाकिस्तान को तरक्की उस दिन कोई नहीं रोक सकता, बदलना स्टार्ट होगा। बिल्कुल बदलना स्टार्ट। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरा क्या, आप पड़ोस में देख लें, इंडिया में, बांग्लादेश के अंदर उनकी वर्क फोर्स फीमेल
का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन बढ़ता जा रहा है। और ख़वातीन के कंट्रीब्यूशन से अगर वो आएंगी तो आपके यहाँ प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी, डिसिप्लिन बढ़ेगा, और यकीनन एक बहुत बड़ी जो आइडल वर्क फोर्स है, जो फारिग बैठी हुई है, वो जब काम में जुटेगी तो यकीनन वो भी तरक्की का रास्ता इख्तियार करेगी और अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कोई नहीं बढ़ाएगी बल्कि ओवरऑल जीडीपी को कंट्रीब्यूट करेगी। एग्जैक्टली सर, बहुत अच्छी आपने बात की आखिर में, और बहुत अच्छे आपके विचार हैं। मैं ये चाहूँगा कि शकील साहब बहुत माशाल्लाह अदबी शख्सियत हैं और बहुत अच्छे सर का मुतालिया है, तो शकील साहब आखिर में जाते जाते कुछ अच्छे से 2 अशार हो जाएं आपसे। देखिए, ये आपने अचानक सवाल पूछ लिया, लेकिन ये शरारत है मेरी। जो ये हालात है ना, इसमें बड़ी मायूसी की बातें कर रहे हैं लोग, बहुत नफ्सी की बातें हैं। पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, हम नहीं है मायूस, पाकिस्तान में ये हो जाएगा, महंगाई इतनी हो गई है, 300 रुपए दर्जन अंडे हो गए हैं, 500 रुपए किलो मुर्गी मिल रही है, शेयर का भाव जो है ना वो वर्थलेस होता जा रहा है, शेयर बिक नहीं रहा, प्रॉपर्टी बिक नहीं रही, लोग ऐसे, गोल्ड 2 लाख रुपए के करीब चला गया। मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान बहुत ही ज़्यादा अल्लाह ने इसको नेमतों से नवाजा है। द ब्रिलियंट ह्यूमन रिसोर्स रहती है यहाँ पर, इंसान बहुत बड़ी तादाद में, और 26% से ज़्यादा यूथ है। इसके अंदर बहुत एनर्जी है, इसको सही लाइन डायरेक्शन पे लेके जाना है, इनको मायूसी के दलदल से निकालना है। 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मायूसी का प्राइम टाइम चल रहा होता है पाकिस्तान के अंदर। मैं समझ रहे हैं आप बात को, आप टीवी खोलें 7 बजे से लेकर रात 11 बजे तक, आप खुदकुशी पे माइल कर देंगे वो आपको थोड़ी देर के बाद। जी, तो इफ्तिखार आरिफ का वो शेर मैं आपकी नज़र कर देता हूँ आपकी पुरजोर फरमाइश पर, कि आसमानों पर नज़र कर अंजुमो महताब देख, आसमानों पर नज़र कर अंजुमो महताब देख, सुबह की बुनियाद रखनी है तो पहले ख्वाब देख। अच्छे ख्वाब दिखाएं लोगों को, नेक ख्वाब दिखाएं लोगों को, इंशाअल्लाह तरक्की हमारा मुकद्दर है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ख्वाब देखते रहिए और कोशिश कीजिए कि जागती आंखों के ख्वाब देखें, वो ख्वाब पूरे भी होते हैं, और उसको पूरा करने की जुस्तजू भी कीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।